अगर आप अपनी जमीन, मकान, फ्लैट या कोई भी संपत्ति बेचने जा रहे हैं तो हमारे सामने ये सवाल है कि उसका पेमेंट कैसे प्राप्त करें। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जो पेमेंट लेने का सुरक्षित तरीका भी है और भविष्य में इससे संबंधित किसी भी विवाद की कोई संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो सबसे ज्यादा जो बड़ी गलती हम करते हैं वो पेमेंट लेने में ही की जाती है और आपकी एक छोटी सी चूक लाखों रुपए आपके उलझा सकती है। और अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी है तो रुकिए, पेमेंट लेने का सही तरीका आपने नहीं अपनाया तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि 90% लोग प्रॉपर्टी बेचने के बाद यही गलती करते हैं। कहीं आपने भी ये गलती नहीं करती है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है वह बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लेकर उस संपत्ति का पेमेंट करता है। तो बैंक लोन से हम कितना पेमेंट उससे ले सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में हम कितना पैसा ले सकते हैं, कितना अमाउंट हमको कैश लेना चाहिए और किस प्रकार से लेना चाहिए। इसके अलावा ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि बैंक में पैसा किस प्रकार से लें, चेक से पैसा किस प्रकार से लें और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितना लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद पेमेंट लेने का सुरक्षित और सही तरीका आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक बात और समझ लेनी चाहिए कि रजिस्ट्री से पहले पेमेंट लें या बाद में पेमेंट लें, ये आपका एक फैसला भी आपके लाखों रुपए बचा सकता है। इसलिए यदि आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, मकान, दुकान, फ्लैट, गोडाउन या किसी भी तरह की संपत्ति बेच रहे हैं, तो पेमेंट प्राप्त करने के ये सुरक्षित और कानूनी तरीके आपको जान लेने चाहिए। हम संपत्ति जब बेचते हैं तो इसके लिए एक सेल एग्रीमेंट भी बनाना पड़ता है। तो सेल एग्रीमेंट में हम क्या लिखें, किस प्रकार से उस सेल एग्रीमेंट को बनाएं या नहीं बनाएं, ये भी आप जान लीजिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी देने वाला, बहुत ज्यादा नॉलेज देने वाला और ज्ञान देने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि जब आप संपत्ति को बेचते हैं तो इसमें आपको इनकम टैक्स किस प्रकार से देना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी संपत्ति को बेचते हैं तो इसमें दो तरह के प्रॉपर्टी गेन टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स। इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आपने 3 साल पहले खरीदी थी और 3 साल के बाद अब उस संपत्ति को आप बेच रहे हैं, तो जिस वैल्यू पर आपने जो डिफरेंस अमाउंट आपने प्रॉफिट के तौर पर कमाया है उस पर आपको टैक्स लगता है। इसको और विस्तार से समझने के लिए मान लीजिए आपने कोई 10 साल पहले किसी भी संपत्ति को 10 लाख रुपए में खरीदा था और अब उसकी वैल्यू 75 लाख रुपए हो गई है, यानी कि 10 लाख में खरीदी गई प्रॉपर्टी आप अब 75 लाख रुपए में बेच रहे हैं। तो इसमें आपको मोटा मोटा 65 लाख रुपए का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग इसकी काउंटिंग इस तरह से नहीं करेगा। वो 65 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग की अलग तरीके से कैलकुलेशन होती है। इसको आप वैसे बेहतर सीए से समझ पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा जो सामान्य भाषा का ज्ञान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम टैक्स विभाग जो डीएलसी वैल्यू है उस पर काउंटिंग करता है। जब आपने उस संपत्ति को खरीदा था, किस वैल्यू पे आपने उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई थी और अब आपने किस वैल्यू पे उस संपत्ति को बेचा है, तो दोनों वक्त की जो डीएलसी वैल्यू है उसके डिफरेंस पर आपसे इनकम टैक्स विभाग टैक्स वसूलता है। तो चूंकि इनकम टैक्स विभाग कैलकुलेट करेगा वो डीएलसी वैल्यू के हिसाब से करेगा। तो डीएलसी वैल्यू मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए में उसको खरीदा था और 20 लाख रुपए में आपने उसको बेच दिया, लेकिन उसकी जो वास्तविक वैल्यू अभी आ रही है वो 30 लाख रुपए आ रही है। तो 10 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है उस वैल्यू पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 20 लाख के ऊपर जितने अमाउंट पर आपने रजिस्ट्री कराई है, भले ही 30 लाख पे कराई हो या 25 लाख रुपए पे रजिस्ट्री कराई हो, लेकिन चूंकि डीएलसी वैल्यू मैक्सिमम उसकी 20 लाख रुपए है और आपने रजिस्ट्री जितने ऊपर की करवाई है उस वैल्यू पर आपको टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो प्रॉफिट वैल्यू है जिस पर आपका टैक्स बनता है, तो इस टैक्स से हम बच कैसे सकते हैं। तो एक बेहतरीन तरीका यह है कि जो पैसा प्रॉफिट में आपके आया है या जो प्रॉपर्टी बेचकर आपने पैसा लिया है उस पैसे को आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे किसी और प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए और वो पैसा तुरंत 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आप पर किसी भी तरह की टैक्स की कोई देनदारी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर उस पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं करके किसी अन्य उधारी में देते हैं, कोई शादी ब्याह करते हैं या अपने निजी जरूरत के काम में लेते हैं, तो फिर उस पैसे पर आपको टैक्स देना होगा। दोस्तों, टैक्स के बारे में ये एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, सही आपको सीए बता पाएंगे और आपको इसके लिए सीए से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे असली पॉइंट, असली मुद्दे की कि किसी भी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद हम उस संपत्ति का पैसा किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से प्राप्त करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि वक्त जरूरत उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपने काम निपटा सके, शादी ब्याह कर सके, किसी बीमारी में पैसे को काम ले सके या जरूरत के वक्त किसी अन्य जगह पर अन्य संपत्ति खरीद सके। तो प्रॉपर्टी बेचते समय कुछ ऐसे बारीक बिंदु हैं, बारीक पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है और ये पेमेंट से संबंधित है कि पैसा हम किस प्रकार सुरक्षित तरीके से लें, कानूनी तरीके से लें कि भविष्य में हमें किसी भी तरह की उलझन
और परेशानी ना आने पाए। तो इस वीडियो में पूरा प्रोसेस जानेंगे पेमेंट लेने का, प्रॉपर्टी बेचने का, किस प्रकार से हम रजिस्ट्री करवाकर उस पैसे को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार कोई व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को खरीद रहा है और वो बैंक से लोन ले रहा है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और वो बैंक लोन का पैसा आपको किस प्रकार मिलेगा, इस प्रक्रिया को भी समझेंगे। जब भी आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मार्केट वैल्यू पता कर लें, डीएलसी वैल्यू पता कर लें और उसके बाद अपने मन में एक रेट तय कर लें कि मेरे को मैक्सिमम मार्केट वैल्यू पर इस रेट पर संपत्ति बेचनी है और इस रेट पर उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवानी है। तो इसके बाद जब भी कोई बायर आपको मिल जाए उस संपत्ति को, वो व्यक्ति आपकी रेट पर खरीदने को तैयार हो जाए तो सबसे पहले आपको उससे एडवांस के तौर पर पैसा लेना है और एडवांस के तौर पर जो पैसा लेते हैं उसके लिए आपको एक सेल एग्रीमेंट बनवाना है और सेल एग्रीमेंट में उस सौदे से संबंधित, उस संपत्ति को बेचने से संबंधित किस प्रकार पैसा लेंगे उसको लेकर तमाम सारी कंडीशन और शर्तों को लिख लेना है। एक बात विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि किसी भी संपत्ति का सौदा करते समय, किसी भी संपत्ति को बेचते समय सेल एग्रीमेंट जरूर रूप से बनवाएं। बिना सेल एग्रीमेंट के अपनी संपत्ति को बिल्कुल ना बेचें। और एडवांस के तौर पर जब उस सौदे को आप फाइनल कर देते हैं, एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, तो एडवांस के तौर पर जो पैसा आपको मिलता है उस पैसे को आप कैश के तौर पर बिल्कुल न लें। लेना भी पड़े तो 20,000 से ऊपर का पेमेंट कैश न लें और बाकी का जो भी पेमेंट आप लेते हैं उसके लिए पे ऑर्डर, आरटीजीएस या डिमांड ड्राफ्ट ले सकते हैं और उसको आप बाकायदा उस एग्रीमेंट में शो भी कर सकते हैं। इसके बाद सेल एग्रीमेंट में आपको तमाम कंडीशन को लिख लेना है। आपके प्लॉट, जो भी संपत्ति आप बेच रहे हैं उसकी डिटेल्स को लिख लेना है, प्लॉट नंबर, उसकी साइज, उसके पास पड़ोस, उसकी सारी जानकारी उसमें मेंशन करवा देनी है। इसके बाद आपने एडवांस के तौर पर कितना पैसा लिया, बाकी का पैसा पार्ट पेमेंट और किस दिनांक को दिया जाएगा, कितने वक्त के बाद दिया जाएगा और बाकी का सारा पेमेंट कब देकर किस वक्त रजिस्ट्री करवाई जाएगी, तमाम सारी बातें लिखित रूप से उस सेल एग्रीमेंट में आपको लिख लेनी चाहिए। अब बात आती है कि किस प्रकार से आप किस अमाउंट पर रजिस्ट्री करवाएंगे और बैंक लोन अगर पार्टी ले रही है तो बैंक लोन से आपको पैसा किस प्रकार मिलेगा। तो चूंकि खरीदार जब बैंक से लोन लेता है तो बैंक उससे सेल एग्रीमेंट की डिमांड करता है और सेल एग्रीमेंट हमेशा जो बैंक के लिए बनता है वो डीएलसी वैल्यू का ही बनता है। मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ डीएलसी वैल्यू का ही बनता है। तो अगर आपका रेट ऑफ डिफरेंस ज्यादा है तो आप 2 एग्रीमेंट बना सकते हैं। एक एग्रीमेंट मूल वैल्यू का बन सकता है, उसमें तमाम सारी कंडीशंस लिखी जा सकती है और उसमें यह भी लिखा जा सकता है कि एक अलग से एग्रीमेंट बैंक के लिए भी बनाकर दिया गया है। तो बैंक का एग्रीमेंट रिकॉर्ड में रहेगा और जो आपने अलग से फुल वैल्यू का एग्रीमेंट बनाया है उसको एट ए टाइम रजिस्ट्री डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि यह सेलर और बायर के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है और वक्त जरूरत काम आता है। विवाद अगर हो जाता है तो उस वक्त काम आता है। अब पेमेंट किस प्रकार लेना चाहिए उसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने किसी संपत्ति को बेचने का करार किया है और उसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए आंकी गई है, यानी कि 60 लाख रुपए में आपकी डील हुई है और एडवांस के तौर पर उस खरीदार ने आपको 5 लाख रुपए एडवांस आपके अकाउंट में डाल भी दिए हैं। आपका बकाया 55 लाख रुपया आपको लेना होगा और रजिस्ट्री करवानी होगी। तो ये 55 लाख रुपए आप किस प्रकार लेंगे। अब इसके लिए मान लीजिए कि उस व्यक्ति को जो खरीदार है उसको बैंक से लोन लेना है। डीएलसी वैल्यू उस संपत्ति की 45 लाख रुपए आ रही है, आपने बेचा 60 लाख में है, डीएलसी वैल्यू 45 लाख आ रही है, 5 लाख रुपए आप ले चुके हैं, बकाया आपके 55 लाख रुपए हैं और एग्रीमेंट 45 लाख रुपए का हुआ है। तो जो 10 लाख रुपया मोटा मोटी ऊपर का पेमेंट है उसको आप अन्य तरीकों से ले सकते हैं, किसी अन्य बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या अन्य किसी भी तरीके से कैश या जैसे आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। लेकिन जो 45 लाख रुपए का डीएलसी वैल्यू का एग्रीमेंट हुआ है तो उस खरीदार को बैंक उस वैल्यू पर लोन आवंटित करेगा। अब इसमें एक पेच और आता है कि 45 लाख का एग्रीमेंट पेश किया गया है तो बैंक 85% या 90% उस पर लोन लेता है। तो मान लीजिए 45 लाख रुपए का एग्रीमेंट बना है और बैंक ने उस व्यक्ति को 40 लाख रुपए का लोन दिया है, तो बाकी का 5 लाख रुपए वो अपने बैंक खाते में डालकर 40 और 5 जोड़कर 45 लाख रुपए या तो आपको पे ऑर्डर बना के देगा या बैंक के द्वारा आपको आरटीजीएस एनईएफटी करवाएगा। तो इस प्रकार आपका बकाया 55 लाख रुपए, 45 लाख रुपए उस व्यक्ति के द्वारा लोन लिए गए बैंक से और बाकी का ऊपर का पेमेंट जिस प्रकार भी आप लेते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही आपको 55 लाख रुपए मिल जाए, 5 लाख आप पैसे की एडवांस के तौर पर ले चुके हैं, तो उसके बाद आप उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के बाद उसको कब्जा सुपुर्द कर सकते। तो इस प्रकार जितना अमाउंट का डीएलसी का आप एग्रीमेंट करेंगे उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। उस अमाउंट को आपको कैश कभी भी नहीं लेना है या अन्य किसी भी दूसरे तरीके से नहीं लेना है, सिर्फ अपने अकाउंट में लेना है। उसके लिए आप आरटीजीएस, चेक या डिमांड ड्राफ्ट कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा सभी लोग ये जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो डीएलसी वैल्यू है और जो मार्केट की वैल्यू है उसमें अंतर होता है। डीएलसी वैल्यू का ऊपर का जो भी पेमेंट होता है वो लोग किसी अन्य तरीकों से लेते हैं। अब इसमें दोस्तों पेमेंट लेते हुए आपको
आपको एक सावधानी बरतनी होगी, और वो सावधानी ये है कि जो पक्का अमाउंट है जो आपको बैंक में पार्टी से लेना है, उस पेमेंट को आप चेक से जितना हो सके लेने से बचें। चेक से मना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चेक कई बार तकनीकी गलती की वजह से या मिस प्रिंट की गलती की वजह से, कई बार बैंक की गलती की वजह से, या कई बार हमारी वजह से रिटर्न हो जाता है, बाउंस हो जाता है। तो वैसे तो पार्टी को जब पेमेंट नहीं मिलता, यानी कि आपने संपत्ति बेची है और आपको चेक मिला और वो चेक रिटर्न हो गया, तो रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जा सकता है। काफी लोगों के मन में ये भी भ्रम है कि ऑटोमेटिकली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होती। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, पर्याप्त एविडेंस देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के बावजूद इसका ये पेमेंट हमें नहीं मिला है। तो वो अलग बात है कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है, लेकिन चेक लेने से हमें झमेले और मुश्किलें आ सकती है। तो इसमें एक दूसरी सावधानी आपको ये रख लेनी चाहिए कि आपने रजिस्ट्री करवा दी, आपको खरीदार ने चेक से पेमेंट कर दिया, आपने चेक को आपके अकाउंट में डाल दिया, लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में वो पैसा आया नहीं है। तो आपको ये करना चाहिए कि उस संपत्ति का, उस मकान का, उस गोडाउन का, या जो भी संपत्ति आपने बेची है उसका पोजीशन यानी कि कब्जा उसको सुपुर्द नहीं करना चाहिए। जब आपके अकाउंट में पैसा प्राप्त हो जाए उसके बाद वो कब्जा आप उसको सुपुर्द कर सकते हैं। इससे आपकी सेफ साइड रहेगी कि जब तक पूरा पैसा आपको नहीं मिला तब तक आपकी संपत्ति का पोजीशन आपके पास है, और अगर पेमेंट किसी वजह से नहीं मिलता, मामला विवादित होता है, तो आप मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, स्थिति को संभाल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपके कब्जे में। तो चेक से पेमेंट लेने से बचना चाहिए। इसकी जगह आप आरटीजीएस, एनईएफटी, किसी भी बैंकिंग के अन्य तरीके से, नेट बैंकिंग से, इसके अलावा पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट ले सकते हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर किसी अन्य तरीके से अपने बैंक में करवा सकते हैं। और वो पैसा जो आपने प्रॉपर्टी को बेचने से प्राप्त किया है पूरा आपको प्राप्त हो जाए, पूरा आपको मिल जाए, उसके बाद ही संपत्ति की आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए, और संपत्ति से संबंधित तमाम दस्तावेज खरीदार को सुपुर्द करने चाहिए। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर किसी भी वाद विवाद से बचा जा सकता है और एक सही तरीके से अपनी संपत्ति को बेचकर पैसे को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर विवाद मैंने अपने 24 ईयर्स के रियल एस्टेट में कार्यकाल के दौरान संपत्ति के विवाद के जो देखे हैं वो चेक से पेमेंट को लेकर ही देखे हैं कि समय पर चेक से पेमेंट नहीं हुआ, चेक रिटर्न हो गया, चेक बाउंस हो गया, या पार्टी के मन में खराबी आ गई इसलिए उसने स्टॉप पेमेंट करवा दिया। और जब सेलर को पेमेंट नहीं मिलता है, चेक रिटर्न हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना, कब्जा वापस लेना, कई तरह की तमाम ऐसे झमेले हैं जिनमें आपको उलझना पड़ सकता है। इससे बेहतर ये है कि किसी भी संपत्ति को जब भी आप बेचें तो पेमेंट लेने का तरीका सेफ रखें, सेफ्टी के तरीके से पूरा पेमेंट लेने के बाद ही उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाएं। और किसी भी सूरत में रजिस्ट्री तब तक न करवाएं जब तक आपको पैसा न मिल गया हो। रजिस्ट्री का आखिरी सिग्नेचर तभी करें जब आप पूरी तरह से सेफ हो चुके हो। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू और डीएलसी वैल्यू में जो फर्क होता है, तो आपको डीएलसी वैल्यू से ऊपर एग्रीमेंट नहीं करना है, उससे ऊपर रजिस्ट्री नहीं करवानी है। कई बार खरीदार डीएलसी वैल्यू से ऊपर की रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको कोशिश करता है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी उसकी ज्यादा लगती है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे ये कहता है कि आप डीएलसी वैल्यू से ज्यादा की रजिस्ट्री करवा दो, तो आपके लिए ये नुकसानदायक है। उस स्थिति में आप करवा सकते हैं जिस कंडीशन में आपको री इन्वेस्टमेंट करना हो, किसी अन्य संपत्ति को आपको खरीदना हो और आप पहले से उसको चेक कर चुके हो, देख चुके हो, तो ऐसी कंडीशन में आप डीएलसी वैल्यू से ऊपर की भी अगर रजिस्ट्री करवाएंगे तो री इन्वेस्टमेंट में आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में बिल्कुल न करें जब आपको किसी को पैसा देना हो, घर में किसी की शादी में इन्वेस्टमेंट करना हो, या उस पैसे को अपने अन्य निजी काम में लेना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर डीएलसी वैल्यू का आप ऊपर पेमेंट लेकर रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ सकता है। और अगर आपको टैक्स देना पड़ा तो प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो प्रॉफिट आपका इनकम टैक्स में चला जाएगा। इनकम टैक्स से संबंधित और अन्य जानकारी आप बेहतर तरीके से सीए से ले सकते हैं। ये जानकारी सामान्य तरीके से सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से मोटा मोटी बताई गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये जाना कि अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षित तरीके से किस प्रकार बेचें, उसका पेमेंट किस प्रकार से लें, चेक अमाउंट कितना लें, चेक लें या न लें, अपने अकाउंट में उस पैसे को कितना लेकर कितनी वैल्यू पर उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाएं, बैंक से अगर लोन मिल रहा है तो उसको किस प्रकार लें, कितना अमाउंट पे हम उसको लें, और अगर एडवांस के तौर पर पैसा लिया गया है तो उसको किस प्रकार से लें, कैश में लें या अपने अकाउंट में लें। ये तमाम सारी जानकारी हमने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस वैल्यू पर कितना टैक्स हमको लग सकता है और किस वैल्यू पर अगर हम रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो उस पर किस प्रकार टैक्स से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि संपत्ति को बेचने के उपरांत हम पैसा किस प्रकार से लें और किस तरीके से लें और कितने सुरक्षित तरीके से लें, इसकी जानकारी हमको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो दोस्तों,
अब एक सवाल बनता है इस वीडियो को लाइक करने का और हमारे चैनल से जुड़ जाने का। तो झट से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।